हाय स्टूडेंट, माय नेम इज सचिन कंचन। हम बात करेंगे आज किस पे, मध्यकाल भारत पे। मध्यकाल भारत का दिल्ली सेंटर का टॉपिक होगा, पर मैं उससे पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ दो कोर्स चल रहे हैं इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। एक है हमारा यूपीएससी CSC 2023 के लिए चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी फ़ीस ओनली 1100 रुपया है। कितनी है? 1100 रुपया। देखो, कोई फीस ज़्यादा नहीं है। जिसको लगे कि ज़्यादा है तो थोड़ा ना भी दे तो जब भी चलेगा, कि हमारा ये मान लीजिए कि हम आपको एक बढ़ावा या एक आगे चीज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फीस डिपेंड नहीं करती पढ़ने के लिए, बस आपको चीज़ें, कंटेंट बहुत प्रोवाइड अच्छा मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। यूट्यूब पे बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, पर आप जब एक बार हमारी क्लास ही लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ गलत है। फीस हमारी 1100 रुपये है। जो देना चाहे वो दे सकता है, और जो ना देना चाहे उसका भी स्वागत है, पर एक बार इन्फॉर्मेशन हमसे ज़रूर ले लिया जाए, ठीक है। और दूसरा कोर्स है हमारा, क्या है, 68 BPSC के लिए। अभी BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी नज़दीक में है, 8 तारीख को है। वो 67 वाला है। इसमें क्या पढ़ा जाएगा आपको, PT और मैथ्स दोनों की तैयारी की जाएगी। इसकी फ़ीस ओनली कितनी, 499 रुपया, 499। अब देखो, इतनी कम फीस में आपको कौन पढ़ाएगा। आप किताबें भी इकट्ठा करेंगे तो जब भी इससे ज़्यादा किताबें ले सकते हैं पैसे में आप, ठीक है। और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है एक्शन GS इंस्टीट्यूट, ठीक। ये मुखर्जी नगर में है, दिल्ली में। आगे बात करें, हिंदी मीडियम में हमारी क्लासें होंगी, ठीक। आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा BK पांडे सर के द्वारा ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, सचिन सर के द्वारा, मैं खुद सचिन कंचन सर, जो आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री का मध्यकाल भारत आपको मैं पढ़ाऊंगा इसमें। MK पांडे सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, जनरल साइंस। ये धर्मेंद्र सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आधुनिक भारत। आगे ज्योति मिश्रा, ये आपको CSET की तैयारी कराएंगे आपको। संजय सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, प्राचीन भारत। ये प्रियांक सिंह राजपूत आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमी। और ये लोकेश द्विवेदी जी, जो हमारे इंस्टीट्यूट के ओनर मान लीजिए, या फिर हमारे सर, या जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं इनके लिए। ये आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी और IR, ठीक। यही सर आपको टोटल सर आपको इसमें भी पढ़ाएंगे, वही सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाएंगे। बेस्ट क्वालिटी के साथ बेस्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। कोई भी टीचर हमारा UPSC मेंस लिखे हुए हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं जिसने UPSC मेंस नहीं लिखा हो, क्योंकि आज का मार्केट में ठाया बोर्ड और कोई भी पढ़ाने खड़ा हो जाए, नॉलेज भी डिपेंड करनी होनी चाहिए चीज़ें के लिए, ठीक है। चलो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, ठीक। क्लास की शुरुआत जो हम करेंगे, किससे करेंगे, मध्यकाल भारत। मध्यकाल भारत में क्या पढ़ेंगे हम, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ये बोर्ड आ गया आपका दिल्ली सल्तनत का। अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई, दिल्ली सल्तनत में इंपॉर्टेंट शासक कौन हुए, ठीक। इनके निर्माण कार्य, कौन कहाँ से आया, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस पर आज बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी तरह से हम बात करेंगे। किसी भी बच्चे कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सलूशन पा सकता है, ठीक है। ऑन द स्पॉट कोई सी भी टाइम आप अपना कमेंट हमको कर सकते हैं, ठीक है। देखो, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी मृत्यु कब होती है, 1206 में। और 1206 में ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होने पर इसकी 4 गुलाम होते हैं, ख्वाजा, यलदौज, ऐबक, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का नाम तो बड़ा फेमस है बिहार के लिए। BPSC के लिए क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया था, तो होता का बख्तियार खिलजी, ठीक। हम यहाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से लेके, और लास्ट है इसका कितना, 1526 तक, ठीक। 1206 में क्या हुआ, लाहौर में था कौन, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गोरी की। अब किसी को दिल्ली सल्तनत भी करना कि गोरी भारत पर आया था, आक्रमण किया था, पृथ्वीराज चौहान वाली कहानी आपको पीछे क्लास में हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें बात की जाए, ऐबक कौन था और कैसे ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक। नहीं, उससे पहले थोड़ा सा एक और चीज़ आपको समझा देते हैं।
दिल्ली सल्तनत में कितने शासक हुए हैं, कितना यहाँ पे कितना शासन किया है, कौन कौन शासक बने हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं। देखो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में राज करने वाले कितने थे? 5 वंश थे। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 5 वंश हो गए आपके। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात की जाए, देखो थोड़ा थोड़ा आप लिखते भी रहना साथ में, कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई नहीं मिलेंगी तो जो मैं बोलूँगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखो गुलाम वंश, खिलजी वंश और आपका तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, 5 वंश ने यहाँ पे शासन किया है। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम पे आता है आपका गुलाम वंश आता है, दूसरे पे खिलजी वंश आता है, तीसरे पे तुगलक वंश आता है, 14 पे सैयद और 5वें पे लोधी वंश। इसको याद करने की ट्रिक भी मैं बताऊँगा। गुलाम वंश में आपके 11 शासक हुए हैं। 11 के 11 इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पीओ के हिसाब से, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी पढ़ाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, खिलजी वंश में शासक हुए हैं आपके 5, तुगलक वंश में शासक हुए हैं आपके 9, सैयद वंश में हुए हैं आपके 4 और लोधी वंश में हैं आपके 3। शुरुआत करेंगे किससे? हम गुलाम वंश से। पर देखो गुलाम वंश में सबसे ज़्यादा शासक हुए हैं, पर गुलाम वंश ने सबसे ज़्यादा शासन नहीं किया दिल्ली पे। सबसे ज़्यादा शासन करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है तुगलक वंश को। तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा शासक दिल्ली पे किया है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम का है खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने। ठीक है, पर आज हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको पढ़ाएंगे आज गुलाम वंश। गुलाम वंश में 11 शासक हुए हैं। कौन कौन से वंश से थे वो, उसके बारे में थोड़ी डिटेल पे हम चलते हैं। ठीक, गुलाम वंश। गुलाम वंश की शुरुआत होती है 1206 से, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत सौंप दी जाती है, उसको वहाँ शासक बना दिया जाता है। कहाँ तक चलेगा? 1290 तक। इसमें 3 वंश शासक करेंगे। गुलाम वंश ने इनको ये गुलाम वंश में क्या है, इसको 3 नामों से और जाना जाता है। किसे? गुलाम वंश, मालुक वंश और इलवरी वंश। इनमें क्या हुआ है, इसके शासक जो हैं 11 शासकों में डिवाइड कर दिया गया है कि कौन मालुक वंश का था, कौन इलवरी वंश का था, कौन गुलाम वंश का था। ठीक, आगे चलें। दिल्ली सल्तनत के राजवंश के प्रमुख शासक कौन कौन से रहे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है। कुतुबुद्दीन कहाँ तक रहा है? 1206 से लेके 1210। 1210 में इसकी हो जाती है मृत्यु। इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठता है? आराम शाह। आराम शाह एक नकारात्मक मान लो, कैसी मान लो, जो राजा बनने के योग्य नहीं था, तो इसलिए उसको सिर्फ 6 मंथ के लिए शासक बनाया जाता है। उस टाइम जो शासक बनाया जाता है उस टाइम इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का गवर्नर था। ये आराम शाह था नकारात्मक, इसके बस की राष्ट्र पाठ नहीं करना आता था, इसलिए इसको राजा बनाने की कोई इच्छा नहीं थी वहाँ के अमीरों के द्वारा। अमीरों के बारे में आगे पढ़ेंगे। अमीर जो है ना, एक वहाँ के मंत्रीगण की बात की जा सकती है। ठीक, इल्तुतमिश क्या होता है, इसकी हत्या कर देता है और फिर गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक, इसके बाद आएगा रुकनुद्दीन फिरोज आएगा, रजिया आएगी, बैरम शाह आएगा, मोहम्मद शाह आएगा, नसरुद्दीन शाह आएगा, बलवंत के बाद क्यूमस क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट शासक किसका? गुलाम वंश का। ठीक, सबके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इनके टाइमिंग पीरियड्स को लेके भी हम पढ़ेंगे। इनके इंपॉर्टेंट कार्य क्या हैं और इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर जब राज किया था उन्होंने क्या क्या किया था, क्या इंपॉर्टेंट वर्क किया था, क्या इन्होंने निर्माण कराया और किस तरह से गद्दी पे आके यहाँ पे बैठे। ठीक, कितने वंश की बात की जाती है? गुलाम वंश में 3 वंश की बात। गुलाम वंश में पहला वंश होता है आपका, प्रारंभिक इतिहासकारों ने गुलाम वंश को कहा क्योंकि इसमें सभी गुलाम लोग थे। इल्तुतमिश एक गुलाम था और गुलाम को जब गद्दी बैठाएंगे तो उसको इसी हिसाब से गुलाम वंश कहा गया। उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि गुलाम वंश कैसे गुलाम हुआ करते थे। यहाँ पे अपने माता पिता को स्वतंत्र होते थे इनके माता पिता, और पर इनको एक बाजार में खरीद लिया जाता है कि गरीबी के कारण इनको बेच दिया जाता था और इसलिए ये गुलाम वंश की प्रवृत्ति दी गई है। मालुक वंश, इसमें भी दास प्रथा वही चीज़, ऐसे गुलाम जिनके माता पिता स्वतंत्र होते थे, सैनिक कार्य के लिए इनको खरीद लिया जाता था। इलवरी वंश, इन क्या है, इन तीनों वंशों में क्या होता है? गुलाम है सब कि एक न एक दूसरे के, और आगे डिफाइन करके मैं आपको बताऊँगा कौन से शासक कौन से वंश में आते हैं। इसमें थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है। देखो ये है आपका कुतुबी वंश। कुतुबी वंश में आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, ये दोनों बाप बेटे थे, मतलब पिता और पुत्र थे, ठीक है। इनकी राजधानी थी लाहौर, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कौन? लाहौर। इल्तुतमिश तो था शमसी वंश का था, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बैरम शाह, मैसूर शाह और महमूद, ये सभी एक वंश के थे। और इसमें क्या था, ये शमसी वंश में आते थे, ठीक है। लास्ट आपका बलबनी वंश। बलबनी वंश की शुरुआत मान लीजिए कि बलबन ने की थी, और बलबन का बेटा केकुबाद और केकुबाद का बेटा क्यूमस, 3 लोग यहाँ पे शासन करेंगे, ठीक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सामने पिक्चर आ रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके कितना? 1210 तक, सिर्फ कितना? 4 साल राज किया था। क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अभी फैक्ट के आपको अनुसार बता देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहली बात तो ये कि दिल्ली शासन पर करने वाला, दिल्ली शासन पर पहला तुर्की शासन कौन था आपका? दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाला कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम किसका था? पहन ये गुलाम था किसका? गौरी का। किसका गुलाम था ये? गौरी का गुलाम था। वो दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाला ये पहला तुर्क, उसका गुलाम। इसके बारे में थोड़ी बात की जाए, कहा जाता है कि बचपन में इसको निशारपुर के बाजार में बेच दिया गया था, वहाँ से खरीदा गया मोहम्मद गौरी के द्वारा, और ख़रीदने के बाद इसे अपने यहाँ लेकर आया। कुशलता लड़ने में भी अच्छा था, इसलिए इसको रखा गया। इसे एक पद दिया गया, अमीर एक खासूर का पद, जो होता है शाही घुड़सवार का अधिकारी, जो घुड़सवार होते हैं उनका अधिकारी, इसको एक पद दिया गया निशापुर से खरीदने के बाद। इसकी कुछ क्वालिटी थी, बहुत बेहतरीन थी। जैसे इसकी कुछ उपनाम भी दिए गए, जैसे कुरान खां कहा गया, चाहे हातिम दुत्ते कहा गया, लाख बख्श कहा गया। इसके बारे में थोड़ा आगे डिफाइन करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक। इसकी राज्याभिषेक की बात करते हैं। जब ये बैठेगा तो इसका राज्याभिषेक दिल्ली में नहीं, लाहौर में होगा। कब होगा आपको इसका राज्याभिषेक? 24 जून को, 24 जून 1206 में। कहाँ होगा? लाहौर में। और लाहौर को ही क्या बनाएगा? अपनी राजधानी बनाएगा। लाहौर को क्या बनाएगा? ये अपनी राजधानी बनाएगा, ठीक। पर राजधानी तो लाहौर को बनाएगा, पर दिल्ली में भाई सत्ता तो दिल्ली की संभालनी है इसको, तो दिल्ली में क्या करेगा? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के नज़दीक इंद्रप्रस्थ जो प्रेजेंट टाइम में भी है, वहाँ पे क्या करेगा? अपने कार्यकारी का सारा काम वहाँ पे करेगा। कहाँ पे? दिल्ली का इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ में, ठीक। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में चीज़ें अपना सारा काम करेगा। इसके बारे में कहा जाता है कि कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये एक सीपा सलार बन के रहा था। क्यों? क्योंकि सुल्तान बनने के लिए बगदाद के जो खलीफा हुआ करते थे उनसे परमिशन ली जाती थी, और जब ये सुल्तान की गद्दी पे बैठे जाते थे, उससे पहले वो उस गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक। सुल्तान की उपाधि धारण कभी नहीं की इसने। ये मालिक या सीपा सलार की उपाधि ली, और हमेशा कभी गद्दी पे शासक राजा बन के नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि मैं गुलाम हूँ एक, और राजा का अधीन मुझे काम करना। जब तक मुझे गुलाम से मुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, मैं सत्ता पे नहीं, मतलब सत्ता में संभालूंगा, पर एक शासक राजा बन के नहीं, एक गुलाम बन के, एक अधिकारी बन के, मान लीजिए ये चीज़ थी इसकी, ठीक। अब गुलाम था तो इसको 1208 ईस्वी में गुलाम पद से मुक्ति मिल गई थी। किसके द्वारा मिली थी? वो देखो 1206 में तो मोहम्मद गौरी मर गया था, अब भाई गुलाम से इसको मुक्ति कैसे मिलेगी? उनका एक भतीजा था गौरी का एक भतीजा था, उसका नाम था गयासुद्दीन महमूद। उसने इसको दास मुक्ति पत्र देकर उसको दास से मुक्ति दिला दी थी। पर इसके बाद ये 8 में मुक्ति दिलाई थी और 10 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान कैसा खेल होता है? जैसे आज के टाइम में पोलो होता है। एक क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पूछ लेता हूँ कि पोलो में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ठीक, पोलो में कितने खिलाड़ी खेला करते हैं?
और पोलो कैसे खेला जाता है, घोड़े पे खेला जाता है, सबको पता है, पर इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब चलते हैं एबक के बारे में, फैक्ट की बात करते हैं। एबक के बारे में आपको बता चुका हूँ कितने हैं, 1206 से लेके 1210 तक। 10 में क्या हो जाएगी मृत्यु, वो गद्दी पे कब बैठेगा 1206 में, ठीक है। फैक्ट क्या है, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, ठीक। गौरी का गुलाम था, निसारपुर के बाजार से खरीदा गया था। आमिर खासूर की पद दिया गया था इसको, शाही, ये जो था शाही घुड़सवार अधिकारी होते हैं आमिर खासूर, जो मोहम्मद गौरी के द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, कह रहे चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। कभी भी ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा, पर कभी शासक राजा बनी, सुल्तान बन के नहीं बैठा, ठीक। ये हमेशा सीपा सलार भी बना रहा मोहम्मद गौरी का, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का दास था, ठीक। इसका राज्याभिषेक जब हुआ था, राज्याभिषेक हुआ इसका 24 जून 1206 में इसका राज्याभिषेक हुआ। कहाँ हुआ था इसका राज्याभिषेक, लाहौर में। उसने अपनी फर्स्ट राजधानी किसको बनाया था, लाहौर को ही बनाया था, और बाद में दिल्ली, ठीक। इसको 1208 में दास मुक्ति पत्र के द्वारा, दास मुक्त की पत्र के द्वारा लास्ट में इसको दास से मुक्त कर दिया गया। किसके द्वारा मुक्त कर दिया गया था, मोहम्मद गौरी का भतीजा था, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था, बताइए क्या नाम था उसका, गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद के द्वारा उसको पत्र मिला 1208 में, जिसे कहा जाता है दास मुक्ति पत्र। मोहम्मद गौरी के तो मर चुका था, उसके भतीजे ने इसको दिया और ये उसको दास से इसको मुक्ति मिल गई। पर 1210 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसकी उपाधि की बात करें कि उसकी उपनाम या इसको उपाधि क्या क्या मिली थी, इसकी उपाधि थी कुरान खां, लाख बख्श, तीसरी थी हातिम द्वितीय, ठीक। इनका क्या मतलब, कुरान खां कि कुरान की आयतें बहुत ही सुरीली तरीके से गाया करता था, इसलिए इसको लोगों ने कुरान खां की उपाधि दे दी कि आप कुरान खां की उपाधि। लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब कि दान में लाखों का दान किया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। हातिम द्वितीय, ये कभी भी किसी की हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटा, मतलब कहा जाता है, तो इसलिए हातिम इसको उपाधि दी गई, हातिम की, ठीक। अब बात की जाए कि निसारपुर के बाजार से इसको खरीदा गया मोहम्मद गौरी के द्वारा। यह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था अब्दुल अजीज़ कुकी। जो अब्दुल अजीज़ कुकी जो था ना, इसको निसारपुर के बाजार से खरीद के लेकर था। बड़ा कुशल था लड़का, अच्छी था, माना जाता है कि लड़ाकू भी अच्छा था, तो इसलिए इसको किसका पद दिया गया, आमिर खासूर का पद से इसको कर दिया, जो घुड़सवार का अधिकारी होता है। इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख लीजिए जो इसका आपके सामने है, ठीक। देखो, कुतुबुद्दीन लाहौर में अपनी सफलता ग्रहण करता है, बाद में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है, तब दिल्ली की सल्तनत की स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है जब दिल्ली आएगा। पर इसको जो शपथ ग्रहण करता है, ये राजा बनता है, तो कहाँ बनता है, लाहौर में। उसकी पहली राजधानी भी लाहौर थी, ठीक है। फिर दिल्ली में अपनी राजधानी बनाएगा, अपना कार्यकाल कहाँ रखेगा, दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में, ठीक। कुतुबुद्दीन को दानशीलता के प्रभाव से यहाँ के लाख बख्श कहा था, मतलब लाखों के दान की मैंने अभी बात की, तो लाखों के दान की बात करेगा तो उसको लाख बख्श की कहा जाता है, ठीक। आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा सैनिक वक्ता है, खिलजी ने प्राचीन भारत नालंदा दोस्त किया था। मैंने बताया था कि 4 गुलाम थे गौरी के, कौन कौन थे, यलदौत, क्वाचा, बख्तियार खिलजी और ऐबक। ये सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये, और हमेशा आता रहा है। बख्तियार खिलजी, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय को हमारी संस्कृत को उसने तहस नहस किया था, जला दिया गया था उसको पूरी तरह, ठीक है। कहा जाता है कि चौगान खेलते उसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर, ठीक। अब बात की जाए कि इसको दफनाया कहाँ गया था, इसको लाहौर में ही दफनाया गया था। मतलब इसकी जो समाधि मान लो या इसका कुछ भी मानो, तो आपको लाहौर में, प्रेजेंट टाइम में लाहौर में इसको दबाया गया था।
हबीबुल्लाह द्वारा भारत में आए तुर्कों को मामूली या गुलाम की संज्ञा दी गई। गुलाम खरीदे हो चीज़ों को गुलामी कहते हैं कि हमने किसी को खरीदा, पर दास प्रथा आज की तारीख में नहीं है, दास प्रथा पहले चलती थी, अब नहीं है। ठीक। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन के मालिक की उपाधि से विभूषण किया गया, मतलब मालिक सिपा सलार, कभी राजा नहीं बना। ठीक। हसन निजामी, फखरुद्दीन जैसे विद्वान कुतुबुद्दीन के दरबार में रतन थे, मतलब इनके विद्वान थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे इनके बारे में चलेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है कि हसन निजामी फखरुद्दीन जैसे विद्वान कुतुबुद्दीन के दरबार में थे। ठीक। में अभी पीछे थोड़े से पीछे चलते हैं, थोड़ा सा यहीं पे। इसमें थोड़ी सी चीज़ें कुछ रह गई हैं, आपको इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे कि मानो कि वास्तविक कला, इस्लामिक वास्तविक कला की शुरुआत कौन करता है, इस्लामिक क्या होती हैं। ठीक है। इसमें कहा जाता है इस्लामिक कला की शुरुआत अरबों से होती है, अरबों से आती है भारत। ठीक है। इसमें क्या होता है, गुम्बद होता है और मेहराब होता है। गुम्बद जो बनता है आपका कुछ इस तरीके से बनता है, गुम्बद होगा आपका इस तरीके से और मेहराब होगा आपका इस तरीके से। ठीक है। ये गुम्बद है और ये मेहराब है। ठीक। आगे चलते हैं। कुरान की आयत बड़ी सुरीली सुरों में गाता था, मैंने आपको बताया, वास्तु में का प्रयोग करता था, पर ये गुम्बदों में और इसमें कभी भी मानव या पशु की आकृति का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक। इसमें कुरान की आयतें लिखी जाती थी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कुरान की आयतें लिखी जाती थी। आगे चलते हैं, इसकी कुछ निर्माण कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके निर्माण कार्य के बारे में बात करने से पहले कि इसको कहा जाता है कि पहला मस्जिद का बनाने का श्रेय किसको जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। ठीक। एक विश्वविद्यालय को उसने नष्ट किया और वहाँ पे क्या किया, एक मस्जिद, दूसरी मस्जिद बना दी अजमेर में। उसके बारे में मैं भी बताऊंगा पूरा डिफाइन करके। कुतुब मीनार का निर्माण कराया, कुतुब मीनार बनाने का श्रेय भी ऐबक को जाता है, पर इसमें कहा जाता है कि कुतुब मीनार बनाने में 3 लोगों को सहयोग था। उसके बारे में फुल डिटेल में हम बात करेंगे अभी। ध्यान नहीं दिया। देखो, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य क्या थे। निर्माण कार्य में सबसे पहले इसने एक मस्जिद का निर्माण किया दिल्ली में। मस्जिद का निर्माण किया। उस मस्जिद का नाम क्या था, कुव्वत-ए-इस्लाम। कुव्वत-उल-इस्लाम। ये कहाँ बनाई थी, दिल्ली में बनाई थी। कहा जाता है कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, कुव्वत-ए-इस्लाम। ठीक। भारत की पहली मस्जिद की बात होगी कुव्वत-ए-इस्लाम की। भैया जब ये मस्जिद बनाई गई तो किसी का कहाँ पे बनाई गई, दिल्ली में बनाई गई। वो क्या था, दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के तृतीय जो थे, राय पिथौरागढ़ में, ये राय पिथौरागढ़ एक किला था इनका दिल्ली में, पृथ्वीराज चौहान का, उसको उसने इंडिया की पहली मस्जिद बना दिया गया, जिसका नाम रखा कुव्वत-ए-इस्लाम। ठीक। 2.5 दिन का झोपड़ा, कहाँ बनाया इसने, अजमेर में। ठीक। अजमेर में बनाया। ये एक संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसको उसने तहस नहस किया और इस पर क्या बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद बना दी। 2.5 दिन झोपड़ा के नाम से भी क्या है, एक मस्जिद है ये भी इसने इसको बना दिया। कहा जाता है कि एक अच्छा व्यक्ति था, पर कुछ भैया शासक बनाया, इस्लाम का प्रचार करेगा तो कुछ चीज़ अपनी है बना के ही छोड़ेगा। अब बात करते हैं दिल्ली में बनाई कुतुब मीनार की बात। कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किया गया। इसने अपने गुरु, जिनका नाम था ख्वाजा बख्तियार काकी, खरीदा किसने था,
वो अलग बात है, गुरु कौन है वो आपकी अलग बात है। ये सूफी संत थे ख्वाजा बख्तियार कुकी, इनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। सिर्फ निर्माण कराने का श्रेय किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। इसको पूरा कौन कराएगा? इनका दामाद कौन है? इनका गुलाम इल्तुतमिश इसको पूरा कराएगा। फिर एक संकट आ जाता है बिजली गिरने के कारण, उसके ऊपर की इमारतें गिर जाती हैं, उसकी इमारतों को पूरी कराएगा सिकंदर लोदी। इसमें 3 प्रकार से ये चीज़ें कंप्लीट होती है उसकी, ठीक है। बात की जाए कि भैया क्षतिग्रस्त जब हुई थी, बिजली गिरी थी, तो उसको गिरी थी इसकी 1369 में, 1369 में इसको क्या हुआ था? बिजली गिर गई थी, उसके बाद क्षति पूरी कराया कौन? आपका इल्तुतमिश पूरा कराएगा, ठीक। और बाद में एक भूकंप के कारण इसको कोई गिर जाती हैं, हमेशा चीज़ें चलती रहती हैं कि काफ़ी ऊंची इमारत है, तो ये चीज़ें इसमें आगे पीछे चलती रहती हैं। यही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। आप लिख भी सकते हो उसके बारे में कुछ जो फैक्ट हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं, आप ये लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद इनका बेटा आराम से आएगा, गद्दी पे बैठेगा, पर वो एक ऐसा शासक था इसलिए उसको गद्दी से हटा दिया जाता है। सिर्फ 6 मंथ के लिए, उसे 6 मंथ के लिए बैठाया जाता है। और इसकी हत्या कौन कर देगा? इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देगा। किसकी? आराम शाह की। आराम शाह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। और इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश इनका दामाद और इनका गुलाम, ओके। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1206 में, ठीक। आगे क्लास हम कल करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, कोई भी कमेंट या कोई भी आपको चीज़ पूछनी है, आप जो मैंने पहला आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसमें फ़ोन नंबर डला हुआ है, आप अपने फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।